वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ क्लास 12 का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उस पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस वाले हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। एक स्क्वायर साइड है, स्क्वायर ऑफ साइड एल, स्क्वायर है जिसका साइड है एल के बराबर, लाइज इन एक्स वाई प्लेन। तो यहाँ पे मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है वो इस तरफ है। जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव जेड एक्सिस का, वो इस क्रॉस रूल से दिया जाता है, इस राइट हैंड रूल से दिया जाता है कि एक्स पॉजिटिव एक्स को पॉजिटिव वाई के साथ क्रॉस करूंगा तो मुझे पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन मिलेगी। सो दिस डायरेक्शन इज जेड और दिस डायरेक्शन इज माइनस जेड। सब समझ गए ये बात? सो दिस डायरेक्शन बाहर की तरफ जो है वो प्लस जेड है, ये प्लस एक्स है और ये प्लस वाई है। तो एक एक्स वाई प्लेन यानी कि इस वाले प्लेन में जो है एक लूप रखा हुआ है, स्क्वायर है हमारे पास जिसका साइड एल के बराबर है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूं कि एक ऐसा लूप जो इस तरीके से रखा हुआ है, स्क्वायर है जिसका लेंथ है एल के बराबर, लाइक दिस। अब कहा जाता है यहाँ पे कि एक मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में एग्जिस्ट करता है जो किसके बराबर है, बी नॉट मल्टीप्लाई में है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2b नॉट i कैप प्लस 3b नॉट j कैप प्लस 4b नॉट k कैप। ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड है जो तीनों दिशाओं में फैला हुआ है, तीनों डायरेक्शंस में है। देखिए कैसे, i कैप में जो कंपोनेंट है 2b नॉट है, इसका मतलब इस डायरेक्शन की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है जी, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है जिसका मैग्नीट्यूड है 2b नॉट के बराबर। दूसरा हमारे पास कंपोनेंट है 3b नॉट j कैप। 3b नॉट j कैप का मतलब ये हुआ कि इस तरीके से 3b नॉट, इस तरीके से हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड 3b नॉट और हमारे पास है 4b नॉट k कैप, यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं 4b नॉट k कैप है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 4b नॉट जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इन द पॉजिटिव z डायरेक्शन। हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर। हमें फ्लक्स निकालना है, कितना फ्लक्स यहां से पास होगा। देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं कब, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। जब बी जो है, बी इज कांस्टेंट, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है और जो एरिया है वो प्लेनर एरिया है, ठीक है, प्लेनर एरिया है, तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। एरिया जो है, ये जो सरफेस है, लूप जो है वो प्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई करता है। तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इतनी लेयर्स जो हैं इसमें बनी हुई हैं, इन लेयर्स को आपको समझना होगा कि एक के साथ दूसरी चीज कनेक्टेड है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां से एरिया वेक्टर से। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसका डायरेक्शन। तो जो लूप है, जिस लूप के लिए हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, इस लूप का जो सरफेस है वो ये है एक्स वाई प्लेन। तो इसका एरिया वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर होने वाला है, इस दिशा में होगा या आप इस दिशा में मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि के कैप डायरेक्शन में, आपकी मर्जी है, चाहे आप के कैप मान लीजिए चाहे माइनस के कैप में मान लीजिए। तो के कैप डायरेक्शन है हमारे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इसके साथ में इसके परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है। इतना क्यों सोच रहे हैं, देखिए, या इसको ऐसे लिख लीजिए, इस एरिया वेक्टर को लिख लीजिए, एरिया वेक्टर को, कि ये हमारे पास है एल स्क्वायर के कैप है, एल स्क्वायर के कैप है, ठीक है। सिंपल बताता हूं आपको, ये फाई बी ए कॉस थीटा तो होता ही है, ये बी डॉट ए भी इसको लिखा जाता है, बी डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट लिख दीजिए एरिया वेक्टर के साथ। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे साथ कौन सा है, बी नॉट 2b नॉट आई कैप प्लस 3b नॉट j कैप प्लस 4b नॉट k कैप। काम हो गया, देखिए भाई काम हो गया। तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो हम क्या करेंगे,
ये 0, ये 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4b0l² हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आने वाला है। आपको मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखी हुई वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है। सो आंसर वुड बी 4b0l² वेबर, विच इज ऑप्शन नंबर सी। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जब एरिया के परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का आएगा तो वही उसी से फ्लक्स जो है माना जाता है। तो यहां देख सकते हैं कि जो एरिया है, एरिया वेक्टर है इस तरफ है, या कह सकते हैं सरफेस ही है, तो सरफेस के पैरेलल या एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर एक ही बात है। एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स हैं, जो है हमारे पास 3b0 एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, 2b0 एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इन 2b0 और 3b0 की वजह से कोई भी फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं बनता है, और तो इनका फ्लक्स नहीं होगा इस लूप के द्वारा। बचा कुचा हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 4b0 है, जो बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो उसकी वजह से फ्लक्स होने वाला है। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4b0l² के बराबर। ठीक है, हो सकता है आपको ज्यादा डिटेल लगा हो कि इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, हो सकता है आपने एक बार में कर लिया, हो सकता है आपसे नहीं हुआ हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर फ्लक्स वाली वीडियोस देखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर बनाए हुए हैं सीबीएसई के ऊपर, तो आप जरूर देखें। एक एक लाइन जो है एनसीईआरटी की वो वहां पे कवर करवाई है, एक एक कॉन्सेप्ट आपको एकदम ठहर के समझाया हुआ है। तो आप जरूर चेकआउट कीजिए लिस्ट, प्लेलिस्ट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉर सीबीएसई, आप हमारे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा कि यार ऐसे फ्लक्स निकालते हैं। आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। देखिए, यदि मैं बात करूं अपनी या जो ऐसे स्टूडेंट जिनको मैंने पढ़ाया है और जिनको समझ में आ चुका है, इस सवाल को करने में जो है 15 सेकंड भी जो है नहीं लगेगा। एग्जैक्टली 15 सेकंड जो है इस सवाल को सॉल्व करने में लगते हैं, यदि आपको समझ में आ चुका है तो, नहीं तो फिर समय का तो कोई सीमा ही नहीं है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इवेंट होने जा रही है अनअकैडमी पे, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बस उसके बारे में मुझे आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। ये जो रैंकर्स हैं, बहुत अच्छे रैंक जो बच्चे लेके आए हैं, और जिन एजुकेटर्स ने बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स दी है, मेहनत की है, उन लोगों से आपको रूबरू कराया जाएगा। आपको पूरा का पूरा गाइडेंस मिलेगा उन लोगों से। आप वहां पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपकी क्वेरीज वहां पे सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। तो जो इवेंट है, बहुत मुश्किलों से इतने सारे रैंकर्स को एक साथ इकट्ठा करना एक बहुत ही बड़ा काम होता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। और यहाँ पे आपके मतलब आपको आगे क्या करना है, फ्यूचर में किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। यानी कि अक्टूबर 30 को सुबह 10 बजे से 1:15 तक ये एक काउंसलिंग सेशन रखा गया है, जिसमें एकेडमिक प्लानिंग, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा। लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो, कोड डाल देना एनकेसी सर लाइव, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि अगर आप 10th या 11th क्लास के स्टूडेंट हो, तो आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी भी है या नहीं, या मेरे लिए जेई ठीक है या नहीं है, इस लेवल तक के क्वेश्चन भी आप यहां पे पूछ सकते हो। और ये सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी क्लास 10th और 11th वालों के लिए। फिर इसके बाद एक दूसरा सेशन है। दूसरा सेशन ये है जो कि क्लास 12 और ड्रॉपर्स के लिए है। वो सेशन 11:45 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो कि भाई अगर कोई टॉपर है तो उसकी लाइफ की जर्नी कैसी रही है, क्योंकि आप किसी ना किसी में खुद को मैच करते हो। आपकी लाइफ में भी कुछ इवेंट्स है जिनके वजह से आपको जानना जरूरी रहता है कि यार मेरी लाइफ ऐसी चल रही, तो इनकी कैसी चल रही थी, कि किन कंडीशंस में इन्होंने प्रिपरेशन की, तो उसके ऊपर आप कैसे भी क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हो। तो बच्चों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा। एज सून एज पॉसिबल इसमें आप रजिस्टर कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अगले सवाल की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है, देयर आर टू कॉइल्स A and B as shown in figure। दो कॉइल दिखा दिए यहाँ पे A and B। अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन B। B में स्टार्ट होता है करंट फ्लो होना व्हेन A इज मूव्ड टुवर्ड्स B। जब A को B की तरफ मूव करवाया जाता है, A को B की तरफ लाया जाता है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो होने लगता है। इंड्यूस्ड करंट है वो, समझ गए साहब। एंड इट स्टॉप्स व्हेन A स्टॉप्स मूविंग। ए जब रुक जाता है तो बी में भी कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो हम इस बात से डबल श्योर हो चुके हैं कि इट्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बी इज केप्ट स्टेशनरी व्हेन ए मूव्स, वी कैन इन्फर दैट देयर इज। अब एक बात और कही है यहाँ पे इंपॉर्टेंट,
कि बी को हम मूव नहीं होने देते हैं, बी को जो है फिक्स्ड रखा गया है, फिक्स्ड रखा गया है। तो आप बताइए कि हम क्या इस बात से, इस इंफॉर्मेशन से पता लगा सकते हैं। तो ए ऑप्शन कहता है कांस्टेंट करंट इन अ क्लॉकवाइज सेंस इन ए, a varying current in A, no current in A, a constant current in the counter clockwise direction of A। तो हमें A के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में बताना है कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहां देखिए बेटा, इन लूप्स को मैं ऐसे बना रहा हूं 3 डायमेंशन में, लाइक दिस। ये हमारे पास है लूप नंबर A और ये हमारे पास है लूप नंबर B। लूप नंबर है हमारे पास बी में करंट हमें पता चल गया किस सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। इस सेंस में करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। इसमें यदि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड है वो इस सेंस में है। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड जो है वो इस सेंस में हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस सेंस में इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर निकल रही होंगी। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर निकल रही होंगी। और वो कब संभव है, वो कब पॉसिबल है, जब ए में करंट क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमें चेक करके देखना होगा। मैं मान लेता हूं एक बार कि यहां पे करंट जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में है। करंट यदि ए में क्लॉकवाइज सेंस में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ए की वजह से बाहर निकलेंगी और बी में से जो है ऐसे पास हो रही होंगी। ए से करंट फील्ड लाइंस जो है बाहर निकलेंगी और बी में जो है इस तरीके से एंटर हो रही होंगी। तो जब इस लूप को पास में लाया जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि बी के थ्रू पास होने वाली फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। मैं इसको पास ला रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं नीचे की डायरेक्शन में जो एंटर हो रही हैं उनकी संख्या बढ़ने लगेगी। इसका मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए बढ़ रहा है। तो उस बढ़ने का अपोज करने के लिए ये इस सेंस में करंट प्रोड्यूस करता है कि मैग्नेटिक फील्ड नेट जो है वो कम हो सके। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगता है। इसका मतलब इस सेंस में करंट होने लगता है। तो ये हमने सही अजम्पशन ले लिया एक बार में ही कि हमें करंट ऐसे फ्लो करवाना होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमें करंट प्रोड्यूस करवाना होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। समझ गए बात? एक बार मैं और आपको समझा देता हूं कि करंट यदि क्लॉकवाइज सेंस में होगा ए में, तो बी में ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये लूप है ए और ए में जो करंट है वो क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है, यानी कि इस तरीके से। तो इस तरह के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, लाइक दिस, लाइक दिस। ये ऑफ कोर्स लूप बन रहा होगा इस तरीके से लूप जो है वो बन रहा होगा। ये फील्ड लाइंस हैं एक ही, फील्ड लाइंस हैं एक ही। अब मैं बी लूप आपको यहां पे बना के दिखा देता हूं। जो लूप नंबर बी है वो कुछ ऐसे होगा, लाइक दिस। अब हम एक बात तो जानते हैं कि जैसे जैसे हम इस ए को बी के पास लाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी से पास हो रही हैं उनकी संख्या बढ़ने लगेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ेगा, तो मैं कह सकता हूं फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। तो ये इस फ्लक्स में बढ़ने का अपोज करना है किसको? बी को अपोज करना है, बिकॉज ये नेचर का नियम है, ये फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल है। तो इसे क्या करना चाहिए? ये बेचारी फिक्स्ड इसको बांध दिया है, तो इसको क्या करना चाहिए जिससे फ्लक्स कम हो सके? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया तो चेंज करेंगे नहीं, मैग्नेटिक फील्ड को इसे कम करना होगा। जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इनका इंटेंसिटी से कम करना होगा। तो तभी संभव है कि ये खुद मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करे। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करे वो इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आए, जिससे टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिस प्लस दिस जो है कम हो सके। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाने के लिए, यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट करवाना है, तो करंट इसमें ऐसे नहीं
इसमें करंट ऐसे इंड्यूस होना चाहिए, इसमें क्लॉकवाइज सेंस में करंट बी में इंड्यूस होना चाहिए, तब जाके ये पॉसिबिलिटी सही होगी, है ना। तो मतलब यदि इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज हो रहा होगा, लेकिन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि बी में तो भैया एंटी क्लॉकवाइज है, बी में एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर, ये बहुत लंबा सिलेंडर है, इज केप्ट पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और ये हमारे पास एक सिलेंडर है इस तरीके से, बहुत लंबा सिलेंडर है, इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के अलोंग है, is directed along positive z axis. The direction of induced current as seen. Induced current क्यों होगा? देखिए यहां फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है, तो कोई भी इंड्यूस्ड करंट नहीं होने वाला है। नो करंट विल बी इंड्यूस्ड, और होगा भी क्यों, फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है।